नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। तो आप लोगों को पता होगा कि संस्कृति आईएएस की तरफ से वीकली करंट अफेयर की शुरुआत की गई है और उसी कड़ी में मैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करूँगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सी खबरें हैं और कौन कौन सी खबरें आवश्यक हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली खबर है इंडियन इकॉनमी से यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस क्या है? इंटरफेस का मतलब है कि कई जो हितधारक हैं उन सभी हितधारकों को जोड़ने वाला। अब यहाँ पर हितधारक के संदर्भ में जब मैंने बात किया है तो इससे संबंधित कुछ बातों को देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा है। तो आरबीआई ने यूपीआई की तर्ज पर ऋण देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यूएलआई, जिसे संक्षेप में कहा जा रहा है, उसे लॉन्च करने की घोषणा की है। अब यहाँ पर एक शब्द है लैंडिंग, अर्थात उधार देना, ऋण देने के संदर्भ में बात हो रही है। आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा सवाल कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले से ही बैंक ऋण देने अर्थात ऋण की सुविधा प्रदान करने और जो आपका जमा है उसे स्वीकार करने का कार्य करते हैं। इसे और दूसरे तरीके से समझा जा सकता है कि बैंक क्या कार्य करते हैं। तो एक तो ऋण देते हैं और दूसरा आपका जमा स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर बात आ रही है कि लैंडिंग यानी कि ऋण देने की इस तरह की जो व्यवस्था है उसकी आवश्यकता क्यों थी, अभी उसके संदर्भ में बात कर लेंगे। प्रमुख बिंदु ये है कि अगस्त 2023 में एक पायलट प्रोजेक्ट इसको लेकर के शुरू किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि प्रायोगिक तौर पर इसे लागू किया गया था और प्रायोगिक तौर पर लागू करने के बाद जो इसके समक्ष चुनौतियां आई थी, जो इसकी सफलता थी, जो समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान करने के बाद इसे लागू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया है और लागू करके ये देखा जाता है कि उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां या समस्याएं आ रही हैं, उसका समाधान कैसे किया जा सकता है इत्यादि। ये आप लोगों ने समझ लिया। ऋण वितरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं, अर्थात जब ये ऋण देने का कार्य करेगा तो किन किन क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराएगा? क्या सभी को उपलब्ध कराएगा या कोई क्षेत्र हैं? जैसे किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप ऋण ले सकते हैं इसके माध्यम से। इसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट या डेयरी उत्पाद के क्षेत्र में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर उसके लिए आप ऋण ले सकते हैं। एमएसएमई को ऋण उपलब्ध कराएगा और व्यक्तिगत ऋण भी लेना चाहते हैं तो व्यक्तिगत ऋण भी ये उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। अब बात आती है कि ये बैंक खाते से लिंक होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए बैंक खाते से लिंक करना आवश्यक है। आगे बढ़ें, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के बारे में समझेंगे तो ये क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये बात स्पष्ट है। कार्य क्या करेगा? तो ऋण के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करेगा, अर्थात बिना व्यवधान के ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। जैसे कि ये क्षेत्र बताए गए हैं कि किन किन क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। यहाँ पर यह भी बात है कि लॉन्च करने का कारण क्या है। तो लॉन्च करने का कारण ये है कि इससे पहले जो भी त्वरित ऋण अर्थात तत्काल ऋण उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म थे वो सभी प्लेटफॉर्म स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे। स्वतंत्र रूप से कार्य करने की वजह से उनका सही रेगुलेशन नहीं हो पा रहा था और यदि सही रेगुलेशन न हो तो फिर आरबीआई के होने का मतलब क्या है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए त्वरित ऋण प्रदान करने वाले मौजूदा जो लैंडिंग ऐप हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करते थे। न तो सरकार और न ही आरबीआई का इस पर नियंत्रण सही ढंग से हो पा रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो सीमित नियंत्रण हो रहा था। इसीलिए अब इसे लॉन्च किया गया है। यूएलआई ये जो प्लेटफॉर्म है पूरी तरह से सरकार और आरबीआई के अधीन, अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं प्रत्यक्ष निगरानी में कार्य करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऋण वितरण है वो आसान तो होगा ही, उसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित हो पाएगा कि ग्राहकों के साथ न तो ब्याज दरों में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी न कमी देखने को मिलेगी। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध हो पाएगा और एक निगरानी के अंतर्गत हो पाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। तो जब ये बात समझ में आ गई तो उद्देश्य के संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो इससे संबंधित मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है या इसको जारी करने का कारण क्या है। उद्देश्य ये है कि ऋण प्रक्रिया आसान बनाना। तो पहले ऐसा नहीं है कि आसान नहीं था, लेकिन यहाँ पर समस्याएं थी।
रेगुलेशन सही ढंग से नहीं हो पा रहा था, ग्राहकों का हित प्रभावित होगा। ऐसी स्थिति में तो ऋण प्रक्रिया को आसान बनाना, और जब आसान बनाया जाएगा, डेटा उपलब्ध रहेगा, तो ऋण की जो लागत है, एक ग्राहक जो ऋण लेता है उसकी लागत होती है, लागत में कमी आ जाएगी। बैंकों के संदर्भ में बात कर लीजिए या फिर ग्राहकों के संदर्भ में बात कर लीजिए। त्वरित ऋण वितरण भी सुनिश्चित हो पाएगा, अर्थात तत्काल ऋण का वितरण भी हो पाएगा, कम से कम समय में हो पाएगा। बात यह है कि इसका लाभ क्या है। जैसे जो उधारकर्ताओं को व्यापक दस्तावेजीकरण में कमी आएगी। जो उधारकर्ता हैं, जो लगातार और ये लाइए, वो लाइए, आधार लाइए, पैन कार्ड लाइए, आपकी ज़मीन कितनी है और उस पर कोई ऋण है या नहीं है, कोई लोन है या नहीं है, इत्यादि बातें, तो ये जो दस्तावेजीकरण है इसमें कमी आ जाएगी। ऋण तक निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित किया जा सकेगा, या वहाँ तक पहुँच सुनिश्चित की जा सकेगी। आगे बात करें और क्या इससे संबंधित बातें हैं, महत्व क्या है, तो नई त्रयी के रूप में इसे देखा जा रहा है। त्रयी का मतलब होता है 3, और त्रयी में कौन कौन है, तो यहाँ पर जनधन की बात कर लीजिए, जैम, ठीक है, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल। इसके बाद यूपीआई के ज़रिए आप आसानी से पेमेंट कर पाते हैं और रियल टाइम में पेमेंट कर पाते हैं। इसके साथ साथ अब एक यूएलआई हो गया है। तो बताइए, ये तो था ही, अब ये त्रयी तीनों मिल करके एक त्रयी का काम कर रहे हैं। 3 यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको त्रयी कहा जा रहा है। और जब ये तीनों मिल गए हैं तो इससे डिजिटल अवसंरचना और ज़्यादा मजबूत होगी, ठीक है, अवसंरचना और ज़्यादा मजबूत होगी। इसके अलावा ये कहा गया है कि जैम सुरक्षित और बिना किसी बाधा के डिजिटल भुगतान तंत्र को भी ये विकसित करेगा और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही जो यूपीआई है, खुदरा भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन लाने के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसने परिवर्तन तो लाया ही है। जो यूएलआई है, यह ऋण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम करेगा, और ऋण लेकर के आप अगर कोई अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं या फिर कोई उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं तो ये आसान बनाएगा, ठीक है, क्योंकि आसानी से कम समय में रियल टाइम में आपको ऋण उपलब्ध हो सकेगा। आगे बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में ऋण की जो मांग है, ऋण नहीं मिल पा रहा है, स्वरोजगार की संभावनाएं सीमित हो जा रही हैं, तो अब इन्वेस्टमेंट भी बेहतर हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऋण की मांग पूरी होने की उम्मीद है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो छोटे और ग्रामीण उधारकर्ता हैं, कृषि और एमएसएमई हैं, उनको ये सुविधा पहुँचाने का कार्य करेगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ और बातें इसी से संबंधित यहाँ पर देखिए, यूएलआई की कार्यप्रणाली क्या है, कैसे ये कार्य करेगा। तो जब ये कहा जा रहा है कि त्वरित ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करेगा, तो इसके लिए कुछ इससे डेटा चाहिए। तो डेटा ये क्या कलेक्ट करेगा, तो ऋण के लिए एकत्र डेटा, मतलब ऋण देने के लिए कुछ डेटा की आवश्यकता होती है। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक आपसे कहता है कुछ अपनी डिटेल दीजिए। आप अगर ऋण लेना चाहते हैं तो आपके पास ज़मीन क्या है, आप जमानत के तौर पर क्या रखना चाहते हैं, तो आप अपना डेटा देते हैं। हो सकता है कि वो डेटा गलत हो, आपने तो दे दिया, बैंक ने उसे वेरीफाई नहीं किया, और अगर डेटा गलत है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ऋण के रूप में धनराशि बैंक ने आपको दिया है उसके एनपीए बनने की संभावना 100% है, या संभावना बढ़ जाती है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने फर्जीवाड़े तरीके से ऋण लिया है, और देश में तो तमाम ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो इसी बात को ध्यान में रख करके ऋण के लिए ये डेटा एकत्र करेगा। कैसा डेटा, तो आधार और ई-केवाईसी, एक होता है नो योर कस्टमर, तो केवाईसी तो है जहाँ पर आप फिजिकली जा कर के जमा करते हैं, सारी डिटेल भरते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की आवश्यकता नहीं होगी, एप्लीकेशन के ज़रिए आप कर सकते हैं और आसानी से ये हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें वो एकत्र करेगा। इसके अलावा और क्या करेगा, मान लीजिए मैं जा रहा हूँ बैंक में ऋण लेने के लिए, तो बैंक मुझसे पूछेगा कि आपके पास कितनी ज़मीन है, आप जमानत के तौर पर क्या रखेंगे। मैंने कहा मेरे पास भूमि है, भूमि कितनी है, भूमि की कीमत क्या है, और वो किस क्षेत्र में भूमि है, मार्केट प्राइस क्या है, इत्यादि सभी बातें मैटर करती हैं। तो राज्य सरकार के जो भूमि रिकॉर्ड है, उस भूमि रिकॉर्ड से ग्राहकों का ये डेटा एकत्र करेगा, मतलब सभी लोगों के डेटा एकत्र करेगा। तो इसको फिर ऋण देने में समस्या नहीं होगी, अर्थात तत्काल ऋण दिया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है त्वरित ऋण वितरण।
पैन सत्यापन भी कर लेगा और उसके साथ साथ अकाउंट एग्रीगेटर की भी सुविधाएं ये उपलब्ध कराएगा, मतलब ये सुविधाएं यहाँ से भी लेगा। कहने का मतलब ये है कि अकाउंट एग्रीगेटर से भी सुविधा लेगा। अब आपकी ये जहन में आ रहा होगा कि अकाउंट एग्रीगेटर का मतलब क्या होता है। एग्रीगेटर, ठीक है, जो डेटा कलेक्ट करके रख रहा है। तो अकाउंट एग्रीगेटर बैंकिंग सिस्टम में आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। आप एनबीएफसी के प्रकार के रूप में भी कह सकते हैं। फिलहाल उससे अलग थोड़ा सा इसको सोचे और समझे। अकाउंट एग्रीगेटर ये क्या करता है कि आपका डेटा अपने पास सुरक्षित रखता है। जैसे आपने किस बैंक से कितना ऋण लिया है, आपने समय पर उसकी किस्त का भुगतान किया है या नहीं किया है, अगर आपने डिले किया है या किस्त जो आपकी नहीं भरी गई है वो कितनी नहीं भरी गई है, कितनी प्रकार की समस्याएं आई हैं, क्या ऐसा तो नहीं है आपका सिविल स्कोर खराब है, अगर खराब है तो कितना खराब है, इत्यादि बातें। ये सब कुछ अर्थात आपका फिनेंशियल डेटा ये अकाउंट एग्रीगेटर रखेगा। और ये अकाउंट एग्रीगेटर जब डेटा रखेगा तो यहाँ से भी ये लेगा और ग्राहकों की जब पूरी फाइनेंशियल जानकारी होगी तो फिर ऋण देने में सुविधा होगी। मान लीजिए आप बैंक के पास ऋण लेने जा रहे हैं, तो बैंक क्या करता है, सबसे पहले आपसे कुछ डिटेल भरवाता है। आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपकी जन्मतिथि, ये मतलब डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ लेने के बाद वो आपसे मतलब एक फॉर्म भरवाता है और उस पर ये डिटेल लेता है और आपसे साइन करवा लेता है। आपकी सहमति से वो आपकी डेटा को अकाउंट एग्रीगेटर से एक्सेस करता है और आपकी जितनी भी फाइनेंशियल जानकारी है सब कुछ लेने के बाद तब कहता है कि आप आ जाइए, मैं आपको ऋण दे दूंगा। ये ज़रूरी प्रोसेस होता है क्योंकि बैंकों में एनपीए की समस्या बढ़ रही थी और इस एनपीए की समस्या का समाधान करने के लिए ऐसा किया गया। बताइए, कोई व्यक्ति पीएनबी से ऋण लिया या किसी भी दूसरे बैंक से, थोड़े समय के लिए सोचिए कि वो आईसीआईसीआई से ऋण लिया और फिर वो व्यक्ति पहुंच गया एचडीएफसी के पास, एचडीएफसी से ऋण लिया, उसका भुगतान नहीं किया, फिर वो पहुंच गया व्यक्ति एसबीआई के पास, एसबीआई से भी ऋण लेने के लिए उसने अर्जी दे दी। लेकिन इन सब का डेटा एक साथ उपलब्ध नहीं है कि मैंने कहाँ से कितना कब ऋण लिया है। अगर ये डेटा उपलब्ध हो तो बताइए धोखाधड़ी की समस्याएं कम हो जाएंगी। तो इसीलिए अकाउंट एग्रीगेटर की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। यहाँ से किसी भी ग्राहक का जो फाइनेंशियल डेटा है वो लिया जाएगा और ले करके तब ये त्वरित ऋण का भुगतान करेगा या ऋण देने का कार्य करेगा। इसके साथ साथ सेवा के साथ भी ये लिंक करेगा। जैसे डेयरी की बात कर लीजिए, डेयरी सेवा, सहकारी समितियों से दूध के डेटा कि कितना दूध उनका उत्पादन हो रहा है, कितनी बिक्री, कितना सेल, इत्यादि इत्यादि। घर या संपत्ति का जो सर्च डेटा है वो सब कुछ लेगा और इसके माध्यम से ये कार्य करेगा, आपको ऋण की सुविधा उपलब्ध कराएगा। आगे बढ़ें, इससे संबंधित अन्य बातें जो थी उसको हम लोगों ने समझ लिया। इसके अलावा यूपीआई सर्कल की बात कर लेते हैं। यूपीआई सर्कल क्या है? तो यूपीआई सर्कल के संदर्भ में गूगल ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में, यहाँ पर ध्यान रखना है फिनटेक। फिनटेक का मतलब क्या होता है, शब्द को स्पष्ट कर देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग। जैसे आप अपने मोबाइल से क्विक पेमेंट कर देते हैं, क्यूआर कोड आपने स्कैन किया, आपने पेमेंट कर दिया। इन सब पेमेंट को करने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। एप्लीकेशन क्या है? टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो फाइनेंस के क्षेत्र में भुगतान करने के लिए आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर दिया तो इसे कहा जाता है कि यह फिनटेक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे एडुटेक। एडुटेक कहा जाता है एजुकेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग। क्या है? एडुटेक। उसी तरह से गूगल ने ग्लोबल फिनटेक, ठीक है, फेस्टिवल हुआ है 2024 में, उसमें गूगल पे पर यूपीआई सर्कल, यूपीआई बाउचर समेत कई ऐसे फीचर जोड़ने की घोषणा की है जो ग्राहकों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो लगातार कहा जा रहा है कि यूपीआई सर्कल और इसके अलावा अन्य फीचर जोड़ा है, आप इसको ऐसे समझिए, आपने कोई कार खरीदी और उस कार में कंपनी ने कई सारे फीचर जोड़ दिया। अब वो कंपनी बता रही है कि हमारे कार में जो पुरानी कार थी उसमें ये फीचर नहीं था, अब मैंने इस कार में ये फीचर जोड़ दिया है जिससे ग्राहकों को लाभ होगा।
तो सवाल ये है कि यहाँ पर जो यूपीआई सर्कल है ये क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ समय पहले आरबीआई ने यूपीआई सर्कल डेलीगेट पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया था। यहाँ पर डेलीगेट्स पेमेंट सिस्टम, आप दूत कह सकते हैं हिंदी में, तो उसी के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है। आगे चल करके इसको समझ लेते हैं। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हुआ है 28 से 30 अगस्त 2024 के मध्य। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो मुंबई में, स्थान आप कह सकते हैं मुंबई में आयोजित किया गया है। गूगल ने ये बताया वर्ष के अंत तक गूगल पे में कई फीचर्स जुड़े हैं, अर्थात कई फीचर्स जोड़े गए हैं। ये बताने का मतलब ये है कि आप गूगल पे का इस्तेमाल करिए, आप पेटीएम का करते हैं, फ़ोनपे का करते हैं और कई ऐसे हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, तो इनका कहना है कि आप गूगल पे का इस्तेमाल करिए। फीचर्स कौन कौन से जोड़े गए हैं? तो यूपीआई सर्किल, यूपीआई वाउचर जोड़ा गया है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं, दे सकते हैं। ई रूपी इसमें जोड़ा गया है, क्विक पे क्यूआर स्कैन भी, प्रीपेड यूटिलिटी पेमेंट और टैप एंड पे विद रूपी, ठीक है, रुपे कार्ड के संदर्भ में ये सभी फीचर्स इसमें जोड़े गए हैं गूगल पे पर। ये बात तो ठीक है, लेकिन बात ये है कि ये जो यूपीआई सर्कल है ये कैसे काम करता है। तो काम करने के लिए यहाँ पर पहले ऐसे बता देता हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल के ज़रिए बता दूँगा। यूपीआई जो यूज़र हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरा एक बैंक अकाउंट है और मैंने क्या किया, अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जैसे गूगल पे, और फिर उस गूगल पे से मैंने पेमेंट करना शुरू कर दिया। तो मैं जो मेरा अकाउंट है उससे उसको लिंक कर दिया और तब जाकर के ये पेमेंट संभव हो पा रहा है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है और वो पेमेंट करना चाहे। मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ और मेरे सोना बाबू कहीं और पे हैं, है ना, उनको पेमेंट करना है। अब सोना बाबू तो फिजूल खर्ची तो होती ही है, कहीं पर वो चले गए या चली गई, है ना। शॉपिंग मॉल में जाने के बाद उन्होंने लगातार पेमेंट करना शुरू कर दिया। उनके पास थोड़े समय के लिए सोचिए कि अपना अकाउंट नहीं है, जो कि है, अभी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि उनका अकाउंट न हो और कंट्रोल रहे। कौन सी चीज़ें? तो खर्चे कंट्रोल रहें। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं, एक सर्कल बना सकता हूं और उनको ये अनुमति दे सकता हूं कि ठीक है, आप जाइए और 15,000 रुपये तक आप पेमेंट कर सकते हो। मतलब 15,000 तक की खरीदारी आप कर लोगे, पेमेंट अपने आप से कर लोगे, मेरे अकाउंट से ही होगा, आपको अपने अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्या होगा कि मैंने एक लिमिटेशंस दे दी कि 15,000 तक ही पेमेंट हो सकता है। लेकिन कोई और, मान लीजिए तीसरा व्यक्ति है, अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और आप लोग सोच लें, एक तीसरा व्यक्ति है, उसको भी मेरे अकाउंट से अपने आप को लिंक करना है, अर्थात उस सर्किल में शामिल होना है। सर्किल का मतलब क्या है? सर्किल का सीधा सा मतलब यही है। अब यहाँ पर इसके टॉप पर या यहाँ पर मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये मैं हूँ, जैसा दिख रहा हूँ वैसा ही यहाँ पर बना हूँ, है ना। मेरे पास अकाउंट है, क्या है? अकाउंट है, ठीक है। मेरे पास यूपीआई भी है, यूपीआई, और मैं क्यूआर कोड के ज़रिए पेमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मेरे सोना बाबू, आपकी बजाय मैं अपना ले लेता हूँ, मेरे सोना बाबू हैं, इनको ये मॉल में, ठीक है, ख़रीदारी करनी है। तो इन्होंने कहा, मैंने कहा कि आपको अपने अकाउंट से इसको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ, है ना, और सर्कल बनाने के बाद आपको पेमेंट की सुविधा मैं दे देता हूँ। इन्होंने कहा ठीक है। अब मैंने इनको लिमिटेशंस दे दिए कि आपको 15,000 रुपये, ठीक है, 15,000 रुपये तक का लिमिटेशंस है, आप पेमेंट करोगे तो आपको किसी भी मेरी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। मेरे अकाउंट से ही आपका जो एप्लीकेशन है वो लिंक रहेगा और आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, मेरे अकाउंट से कट जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये घर की बात है ना। अब कल्पना करिए कि ये सोना बाबू, ये जो रिश्ते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये शादी में बदल गया है। अब कोई एक्सटर्नल अफेयर है, यहाँ पर भी पेमेंट की सुविधा देनी है
है ना। तो पेमेंट की सुविधा देनी है। इनसे भी मैंने कहा कि एक काम करो आप, मैं अपने ऊपर लेकर के बता रहा हूँ, इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि मैं भी ऐसा ही हूँ, है ना। ये एग्जाम्पल है। अब क्या हुआ, सोना बाबू को, ये दूसरा सोना बाबू, इनको मैंने अपने यूपीआई सर्कल में जोड़ लिया, ठीक है। इनको कहेंगे फुल डेलीगेशन और इनको कहेंगे पार्शियल डेलीगेशन। तो इसमें क्या अंतर है, ये 15,000 रुपये का पेमेंट कर सकती हैं, ठीक है। एक बार में 5,000 पेमेंट करने की सुविधा यहां पर दे दी गई है कि आप 5 के कर सकते हो। यहां पर मैंने कहा कि आपको भी ये सुविधा है कि आप 15 के आप पेमेंट कर सकते हो क्यूआर कोड स्कैन करके। आपको एक बार में 5 के की भुगतान की सुविधा है। लेकिन जो फुल डेलीगेशन है, इसका मतलब ये है कि इनको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, इनको भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगी तो ये खुद पिन डालेंगी, ठीक है। मुझे उसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल मेरे पास मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर यहाँ इन्होंने क्यूआर कोड स्कैन किया है और पेमेंट करना शुरू किया है, तो इनको मुझसे कहना पड़ेगा कि भैया एक काम करो, अपने यूपीआई में जा कर के जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में पिन डालो, तब जा कर के पेमेंट सक्सेसफुल होगा। ये बात समझ में आ गई। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए कैसे काम करेगा। जो यूपीआई यूजर है, यानी कि मैं, अकाउंट होल्डर है, मेरा अकाउंट है, सर्किल एक लिमिट तक एक्सेस दे सकता है। एक सर्किल बनाएगा और इस सर्किल में एक लिमिट तक, लिमिट कितनी है, 15,000 रुपये तक, ठीक है। सर्किल में शामिल सेकेंडरी यूजर पेमेंट की सुविधा, जो सेकेंडरी यूजर हैं इनको पेमेंट की सुविधा दी जा सकती है जिनके पास अकाउंट नहीं है। अब यहाँ पर यूपीआई सर्किल के प्रकार कौन कौन से हैं, तो प्राइमरी यूजर यानी कि मैं। यहाँ पर फुल डेलीगेशन यानी कि फुल डेलीगेशन वो व्यक्ति है जिसको पिन डालने की, मुझसे ये नहीं कहना पड़ेगा कि अपने उस एप्लीकेशन में जाकर के पिन डाल दीजिए, पेमेंट प्रोसीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फुल डेलीगेशन, और फुल डेलीगेशन में एक सीमा तक ट्रांजैक्शन ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम सीमा कितनी है, तो 15,000 रुपये है। एक बार में 5,000 पेमेंट किया जा सकता है। दूसरी चीज़ पार्शियली डेलीगेशन, तो इसमें पेमेंट प्रोसेस करने की अनुमति दी गई है कि पेमेंट प्रोसेस कर सकते हो स्कैन करके, लेकिन अधिकतम 15,000 तक ही किया जा सकता है। और जब आप पेमेंट प्रोसेस करोगे, शुरू करोगे, तो वैसी स्थिति में आपको ये बोलना पड़ेगा मुझे कि ये काम करिए, आप प्राइमरी यूजर को बोलेंगे कि अपने एप्लीकेशन में जाकर के आप पिन डाल दीजिए, पेमेंट प्रोसीड करना है। तो ये जब अपने अकाउंट में वहाँ पर जो पिन बनाया है वो जब इंटर करेंगे तब ये पेमेंट सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, प्रोसीड करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली, यहाँ ये घर की बात है ना, तो यहाँ पर पेमेंट हो सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई। और जब ये बात समझ में आ गई तो अब यहाँ पर इसके संबंध में भी कुछ समझ लेते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई 2016 में, ठीक है, एनपीसीआई ने इसे 21 सदस्य बैंकों के साथ इसे लॉन्च किया था। इसके संदर्भ में कुछ और बातें, जैसे यूपीआई सिस्टम रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र, आपने जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन किया, स्कैन करने के बाद तुरंत जैसे ही आपने पिन डाला, ओके किया, ठीक है, योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड, और उधर फ़ोन पे पर इतने रुपए प्राप्त हो गए। अमिताभ बच्चन बोल देते हैं कि धन्यवाद, देवियों सज्जनों धन्यवाद, ठीक है। ये बात यहाँ पर कर रहा है। एक एप्लीकेशन में कई बैंक अकाउंट लिंक किए जा सकते हैं, जो आपका पेटीएम है, फ़ोन पे है, या फिर इस तरह के जितने भी हैं, आप एक साथ कई बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं। जिसमें पैसा हो उसमें से पैसा आप डिडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी को पैसा भेजने के लिए आपको सिर्फ उसके मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है या क्यूआर कोड की आवश्यकता होती है। अकाउंट नंबर, यूपीआई आईडी की ज़रूरत पड़ती है। यूपीआई को आईएमपीएस के मॉडल पर डेवलप किया गया है, इसलिए यूपीआई ऐप के ज़रिए आप 24/7 कभी भी
पेमेंट कर सकते हैं। तो अब आपके हाथ में है पूरा बैंक, आपको जब मन करे, ठीक है, तब जहां मन करे वहां पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कहा गया है कि यूपीआई से ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए ओटीपी, सीवीसी जो कोड होता है, सीवीवी कोड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट आदि की ज़रूरत नहीं होती है जब भी आप पेमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना शुरू किया, तो आपके कार्ड के दूसरे तरफ जो सफ़ेद वाली पट्टी होती है वहाँ पर एक नंबर, 3 डिजिट का नंबर दिया होता है, उसी डिजिट नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। इन बातों को समझने के बाद अब आ जाइए यहाँ पर, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये अगस्त में लॉन्च हुआ था, 2014 में लॉन्च हुआ था, ये 2024 हो गया है। तो यहाँ से मुख्य परीक्षा में सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा में सवाल बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, 28 अगस्त 2014 को ये शुरू हुआ था। नोडल मंत्रालय कौन सा है? वित्त मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का मतलब क्या है, या वित्तीय समावेशन क्या है? आप लोगों को याद होगा कि जब नोटबंदी की गई थी, तो नोटबंदी ऑब्वियस सी बात है कि 2014 में इसे लॉन्च किया गया है। तो नोटबंदी से पहले फुल प्रूफ प्लान के साथ ये किया गया था कि पहले लोगों को वित्तीय समावेशन से जोड़ा जाए और वित्तीय समावेशन लोगों का किया जाए, फिर हम नोटबंदी करेंगे। लेकिन उस समय लोगों को जब कहा जा रहा कि आप जनधन खाता खुलवाइए, जनधन खाता खुलवाइए, लोग नहीं समझ रहे थे। कई लोगों ने कहा कि क्या ज़रूरत है जनधन खाता खुलवाने की, हमारी तो उम्र बीत गई, ठीक है, अब इसकी क्या आवश्यकता है। और जैसे ही नोटबंदी हुई तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि भैया खाता खुलता कैसे है और एटीएम चलता कैसे है। क्योंकि जब पैसे जमा कराने की बात आई तो गाढ़ी कमाई जिन औरतों के पास और जिन लोगों के पास जो फटे पुराने कपड़े में रहते थे, और जब बैंक की लाइन में पड़ोसियों ने देखा और गड्डी जब देखा तो कहा तुम भी? तो कहा हाँ मैं भी। तुम क्या समझे थे? तुम हमको वो समझे थे क्या? वही वाली बात यहाँ पर है। जनधन खाते से जोड़ने के लिए, जनधन खाता खुलवाने के लिए कहा गया था, लोगों ने नहीं खुलवाया, और जिन्होंने नहीं खुलवाया फिर उनको जब नोटबंदी हुई थी तो भुगतना पड़ा। तो वित्तीय समावेशन का सामान्यतः लोग मतलब ये निकाल लेते हैं कि बैंक से जोड़ना या बैंक में खाता खुलवा लेना, लेकिन वित्तीय समावेशन का मतलब केवल बैंक में खाता खुलवा लेना नहीं है। इसका मतलब है बैंकिंग सेवाओं तक आपकी पहुँच हो, बैंकिंग सेवाओं में आप ऋण प्राप्त कर सकते हैं और आप उसमें धन जमा कर सकते हैं, बैंक में धन जमा कर सकते हैं। आप बचत खाता खोलेंगे, धन प्रेषण यानी कि धन भेजने की सुविधा, आप ऋण ले सकते हैं। बीमा भी इसमें शामिल है, पेंशन की सुविधा भी शामिल है। इसमें वित्तीय सेवाओं तक किफ़ायती पहुंच यानी कि आसान पहुंच। अब 2 तरह के बाज़ार होते हैं। मान लीजिए कि आपको ऋण लेना है, तो आप किससे ऋण लेंगे? एक तो बैंक है जो सिस्टमेटिकली आपको सब कुछ उपलब्ध कराएगा, वहाँ पर निश्चितता होगी। और दूसरा तरीका है असंगठित वित्त बाजार। एक संगठित वित्त बाजार और एक असंगठित वित्त बाजार। संगठित वित्त बाजार का मतलब है बैंक, और असंगठित वित्त बाजार का मतलब है जैसे आप जाकर के सेठ, महाजन, साहूकार, सर्राफ, चौधरी जी या जो भी हैं गांव में जो समृद्ध लोग हैं, उनसे जाकर के आपने ऋण लिया, और ऋण लेने के बाद उन्होंने कहा कि भैया मैं आपसे 15% ब्याज लूँगा, और एक काम करना, आकर के मेरे खेत में थोड़ा काम भी कर देना, और अपनी धनिया को भेज देना, वो आकर के थोड़ा सा मेरे घर में वो बर्तन वर्तन। तो तमाम तरह के शोषण और इस तरह की समस्याएं होती थी। ठीक, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए और जो वित्तीय सेवाएं हैं उन तक किफ़ायती पहुंच के लिए ऐसा किया गया, ताकि आपको बैंक से, ठीक है, बैंकों का रेगुलेशन आरबीआई करेगा, और करेगा तो एक नियम के तहत काम करेंगे। क्या उसमें जो धोखाधड़ी की संभावना है क्या? बैंक में नहीं है, लेकिन जो सेठ, साहूकार, महाजन, अगर मदर इंडिया फिल्म देखी है तो वहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, बहुत सी ऐसी मूवी में है। तो जो धोखाधड़ी की संभावना है असंगठित वित्त बाजार में, वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मुद्रा बाजार,
यहाँ पर वित्तीय सेवाओं तक किफ़ायती पहुँच यानी कि आसान ब्याज दरों पर आपको ऋण मिल पाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आवेदक कौन, अर्थात कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो भारत का नागरिक हो। आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 से लेकर के 59 वर्ष होना चाहिए। नाबालिग आवेदक यानी कि अभी जो नाबालिग आवेदक है जो 18 वर्ष से कम है, वह अभिभावक की सहायता से खाते का प्रबंधन कर सकता है। उसका अभिभावक देखेगा, सब कुछ करेगा। महत्व क्या है कि कई सरकारी जो आर्थिक पहल हैं या योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए यह आधारशिला का काम कर रहा है, जिसे आप कहते हैं कि लॉकडाउन में जो बैंकिंग व्यवस्था है इसने बहुत अच्छे से काम किया। वित्तीय समावेशन जो हुआ था उसका लाभ उस समय देखने को मिला, क्योंकि जो अकाउंट में ट्रांसफ़र करने वाली बात है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये संभव हो सका था। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, यही मैंने डीबीटी कहा है, इंग्लिश में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। मान लीजिए मैं किसी योजना का लाभार्थी हूँ, तो योजना का लाभार्थी होने के लिए अगर सरकार पैसे दे रही है, मान लीजिए थोड़े समय के लिए, किसानों को जो 6,000 रुपये वार्षिक दिया जा रहा है 3 समान किस्तों में, तो वो उनके अकाउंट में जा रहा है। ये क्या है, डीबीटी है। अगर अकाउंट नहीं होता तो प्रधान जी के ज़रिए वो भिजवाया जाता, प्रधान जी उसको देते, मतलब उस लाभार्थी को देते, किसान को देते। इसका मतलब है प्रधान जी 1,000 रुपये अपने पास रख लेते और इसी से एक नई स्कॉर्पियो आ जाती और आगे चल करके फॉर्चूनर आ जाता। फिलहाल यहाँ पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में ये सहायक है। ये बातें समझ गए, आगे बात कर लेते हैं। जो जनधन खाता है इसमें सुविधाएं कौन कौन सी दी जा रही हैं। सुविधाएं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो बैंक मित्र है, जो अलग से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं, उन आउटलेट्स में आप खाता खोल सकते हैं। जीरो बैलेंस अर्थात आपको उसमें बैलेंस, न्यूनतम बैलेंस रखना पड़ता है, उसकी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जीरो बैलेंस पर आप खाता खुलवा सकते हैं। यदि आपको चेकबुक चाहिए तो उसके लिए न्यूनतम शेष राशि के मानदंड को पूरा करना होगा, न्यूनतम राशि आपके अकाउंट में रखना होगा। जो खाता धारक है, खाता धारक को रुपए डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। डेबिट कार्ड का मतलब ये है कि आप उससे पेमेंट कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। योजना की मुख्य विशेषता ये है कि रुपे डेबिट कार्ड ये दे रहा है अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड, यानी कि डेबिट कार्ड का भी कुछ चार्ज लगता है, तो यहाँ पर निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड प्रदान करता है। इसके अलावा जीवन बीमा के संदर्भ में पात्र जो प्रथम बार खाता धारक है उसको 30,000 रुपये तक, अगर कोई दुर्घटना होती है, आप इस अकाउंट से जुड़े हुए हैं, तो आपको 2 लाख तक का बीमा कवर भी मिलेगा। सवाल यह है कि वित्तीय समावेशन से लाभ क्या होगा। ग्राहकों को लाभ होगा, वित्तीय संस्था को भी लाभ होगा, अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा, सरकार को भी लाभ होगा और वित्तीय व्यवस्था को भी लाभ होगा। डिटेल में इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों को लाभ होगा। चलिए, चूंकि मुख्य परीक्षा से संबंधित ये वाला जो हिस्सा है मुख्य परीक्षा से, टोटली मुख्य परीक्षा से संबंधित है, जो इसके महत्व हैं वो भी मुख्य परीक्षा से संबंधित है। आगे चलें। पैगलोकल को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में मान्यता दिया गया है। ये क्या कहा गया है, पे ग्लोकल। ठीक है, तो पे ग्लोकल के संदर्भ में बात करिए कि ये चर्चा में क्यों है। आरबीआई ने पे ग्लोकल ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर जो जोड़ने वाला है, ठीक है, एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अंतिम अनुमति दिया है। यह भुगतान समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेगा, यानी कि भुगतान से संबंधित जो व्यवस्था है उसके संदर्भ में। इस चित्र को देख के भी आप समझ सकते हैं कि आपने जैसे पेमेंट प्रोसीड किया, उसके बाद सारी व्यवस्थाओं के बाद जहां पर भी आपको पेमेंट करना है, आप आसानी से मर्चेंट हो या कस्टमर, किसी के साथ भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब ये जो बातें हैं इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। एक सीमा पार भुगतान समाधान प्रदाता है। सीमा पार अर्थात भारत के बाहर आप यदि भुगतान करना चाहते हैं। स्थापना वर्ष 2021 में हुई थी। भुगतान एग्रीगेटर ये थर्ड पार्टी सेवा प्रदाता है। थर्ड पार्टी सेवा प्रदाता जैसे आप लोगों ने वॉलेट से पेमेंट करना शुरू किया होगा। जब वॉलेट का आप उपयोग करते हैं, चाहे कोई भी हो, फ़ोन पे या गूगल पे, इस तरह की बातें, ठीक है, थर्ड पार्टी सेवा प्रदाता है क्योंकि वो थर्ड पार्टी ही है। प्रमुख भुगतान एग्रीगेटर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर पेपाल है, अमेजन पे है आदि।
कार्य की बात करें तो ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान और प्राप्ति की सुविधा देता है। ग्राहकों से व्यापारियों तक भुगतान की ये सुविधा देता है कि जो ग्राहक है ऑनलाइन भुगतान कर सकता है और ऑनलाइन चाहे तो अपने अकाउंट में पैसे भी मंगा सकता है। डेबिट क्रेडिट की सुविधा देता है। ग्राहक और व्यापारियों को भी भुगतान की सुविधा देता है। ग्राहकों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कार्डलेस EMI, यूपीआई, बैंक ट्रांसफ़र, ई वॉलेट और ई मैंडेट जैसे भुगतान विधियों को स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। अब बाकी सारी चीज़ें तो आप लोग समझते हैं। ई मैंडेट हो सकता है कि बहुत से लोगों को नहीं पता हो। जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या कोई भी आप पॉलिसी लेते हैं तो उसके लिए आपको भुगतान करना होता है। और ये बैंकिंग सेवाओं में जो आधुनिक सुधार देखने को मिला है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि परंपरागत बैंकिंग सेवाएं और आधुनिक बैंकिंग सेवाएं या आधुनिक बैंकिंग कार्य तो कौन कौन से हैं। तो जैसे आपको बिल का भुगतान करना है, बिल पेमेंट करना है, या फिर जो आपका EMI है उसका भुगतान करना है, इसके भी संदर्भ में सोच लीजिए। ये सब कुछ आप कहाँ से टिकट करना है तो भी आप जा कर के IRCTC से टिकट कर सकते हैं। ये सभी सुविधाएं बैंक अब उपलब्ध करा रहे हैं। पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी, केवल क्या था, आप जमा कर सकते हैं, आप ऋण ले सकते हैं। तो आप इसको कहेंगे कि यह आधुनिक बैंकिंग सेवाएं हैं। अब ई मैंडेट के संदर्भ में बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने अपने अकाउंट से कहीं पर म्यूचुअल फंड लिया है और 10K का पेमेंट हर महीने करना है। तो अगर आपने ई मैंडेट कर दिया है, ई मैंडेट पर ट्रिक किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ओके करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तारीख को आपने उसमें सेट किया है उस तारीख को ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से वो पेमेंट हो जाएगा, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और जहाँ पर क्रेडिट करना है क्रेडिट हो जाएगा। ये है ई मैंडेट। ठीक है। इसके अलावा कंपनियों को भुगतान एग्रीगेटर्स के रूप में काम करने की भी अनुमति देता है, और दिया था कौन, RBI द्वारा दिया गया है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत यह सुविधा दिया गया है। इसके अलावा कुछ और बातें यहाँ पर कहा गया है, इससे संबंधित बातें कंप्लीट होती हैं, कुछ और बातें अब यहाँ पर समझ लेते हैं। भारत बन गया क्रिप्टो करेंसी का गढ़। अब क्रिप्टो करेंसी जो है आप लोग समझते हैं ये आभासी मुद्रा है। तो इसके संदर्भ में बहुत ज़्यादा ना पढ़ करके जो एनालिसिस आया है, जो रिपोर्ट आया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये देखिए, ये नाम आप लोगों को हो सकता है कि नया लगे, लेकिन ये एक एनालिसिस रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि चेनालिसिस, अब मैंने एनालिसिस कहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नाम गलत है, इसका नाम ही यही है। ठीक है, कि रिपोर्ट के अनुसार भारत क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाले देशों में सबसे ऊपर रहा है, ये बताया गया है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी ये देख ही रहे हैं, आप लोगों के सामने है। ठीक है, पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात कर लें तो चेनालिसिस की रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया है। कितने देशों का विश्लेषण किया गया है, तो 151 देशों में जो क्रिप्टो करेंसी है उसको लेकर के नियमों और गतिविधियों के संबंध में विश्लेषण किया गया है। ये जो कंपनी है चेनालिसिस ब्लॉकचेन का विश्लेषण करने वाली कंपनी है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये कहा गया है कि भारत लगातार दूसरे वर्ष में क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाले देशों में सबसे ऊपर रहा है। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, या अब लोग इसका प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। 2018 से जो क्रिप्टो करेंसी है उसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया है। उसके बावजूद भी 2018 में कड़ा रुख सरकार ने अपनाया था, फिर भी भारत में ये प्रचलन देखने को मिल रहा है। क्रिप्टो करेंसी अपनाने में विश्व में सबसे आगे कौन सा देश है, तो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देश ये सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी विश्व में अपना रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में बात करें तो डिजिटल और आभासी मुद्रा है। जो ये करेंसी है जटिल एल्गोरिदम का प्रयोग करके इसे बनाया जाता है और एल्गोरिदम पर ही ये कार्य करती है। ठीक है, ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करके बनाया गया है। पीयर टू पीयर नेटवर्क के द्वारा ये संचालित होता है। इसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक डेटाबेस है जो डेटा के एनक्रिप्टेड ब्लॉकों को संग्रहित करता है। छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं और ये आप लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बताया गया होगा। तो इसकी टेक्निकलिटी में न जाते हुए जो हमारा न्यूज़ है उस पर बात कर लेते हैं। यह विकेंद्रीकृत स्वरूप में है, और विकेंद्रीकृत स्वरूप में होने का मतलब ये है कि इसके जो होल्डर हैं, स्टेक होल्डर, वो कई हैं। तो चूँकि कई स्टेक होल्डर होंगे तो बताइए
जैसे भारत सरकार के द्वारा आरबीआई जो मुद्रा छापती है उसको रेगुलेट करने का काम किसका है? आरबीआई का है, क्योंकि एक है यहाँ पर ये विकेंद्रीकृत स्वरूप में है। तो क्या इसको रेगुलेट किया जा सकता है, विनियमित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए किसी संस्था द्वारा यह विनियमित नहीं है, इसका कोई गारंटर भी नहीं है। आपके पास जो नोट होगा उस पर लिखा होगा आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के गवर्नर का नीचे हस्ताक्षर होगा, मैं धारक को इतने रुपए, जितने रुपए का नोट है इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, तो वो वहाँ पर गारंटर के रूप में है, यहाँ पर इसका कोई गारंटर नहीं है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद आगे बढ़ें। क्रिप्टो करेंसी की विशेषताओं के बारे में बात करें तो बेचना, खरीदना, उधार लेना, इसमें सब कुछ संभव है। बिना किसी पहचान के आप कर सकते हैं, बिना किसी क्रेडिट स्कोर के कर सकते हैं। अगर बैंक से आप ऋण लेने गए तो आपको क्रेडिट स्कोर दिखाना पड़ेगा, सिबिल स्कोर दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा, ऐसी कोई डिमांड नहीं है। बैंक के बिना भी इसको बेचना संभव है। तीसरे पक्ष की आवश्यकता के बिना भी दो पार्टियों के बीच धन का हस्तांतरण हो सकता है, यह भी सुविधा है। ठीक है, ऑनलाइन लेन देन के अन्य माध्यमों की तुलना में यह एक सस्ता विकल्प है, इसलिए लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। लगातार इसकी डिमांड हो रही है, तो जिस वस्तु की डिमांड जितनी ज़्यादा होती है उसकी वजह से उसकी वैल्यू भी लगातार बढ़ती जाती है। तो भारत में इसकी डिमांड ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए लगातार इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन इसमें जोखिम भी है। जोखिम क्यों है? क्योंकि कभी भी इसका मार्केट डंप भी कर सकता है। कई बार ये भी समस्या आती है कि क्रिप्टो करेंसी के रूप में आपके सिस्टम को हैक किया गया और क्रिप्टो करेंसी के रूप में डिमांड किया गया, तो आपको देना ही पड़ता है। और इसके साथ साथ इसको हैक करना भी मुश्किल है, लेकिन किया जा सकता है। ऑनलाइन लेन देन के अन्य माध्यमों की तुलना में यह एक सस्ता विकल्प है। ब्लॉक पीयर टू पीयर नेटवर्क पर ये चलते हैं। यह धन के प्रवाह और लेन देन को ट्रैक करके भ्रष्टाचार को रोकने में मदद भी कर सकते हैं। धन भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के लिए समय बचाने में भी ये मदद कर सकते हैं। यह पूरी तरह से इंटरनेट पर आयोजित एक तंत्र चलता है और उसके जरिए ही ये कार्य करता है। लेकिन इससे संबंधित चिंताएँ भी हैं। चिंताएँ कौन सी हैं? उपभोक्ता के लिए बहुत ज़्यादा जोखिम है, हैक हो सकता है। ठीक है, और आपको कई बार विवश किया जा सकता है कि आप क्रिप्टो करेंसी दें। कोई संप्रभु इसका गारंटर नहीं है। जिस तरह भारतीय मुद्रा है, आरबीआई उसका संप्रभु गारंटर है, इसका कोई नहीं है। इसी के कारण यह कानूनी निविदा भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की जो लेन देन है लगभग छिपी प्रकृति की है। अवैध गतिविधियों के लिए यह अनुकूल एक विकल्प के रूप में कार्य करता है। आप यहाँ से करिए और यहाँ से धन कमाइए। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी करना हो, आतंकवाद को या आतंकी वित्त पोषण करना हो, ये सभी सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। और इस वजह से भी किसी भी देश के लिए एक चिंता का विषय है। एक मुद्रा के रूप में प्रत्येक स्थान पर यह स्वीकार नहीं है, यह भी एक समस्या है। सट्टा प्रकृति के कारण अत्यधिक मूल्य अस्थिरता रहती है, यानी कि इसका मूल्य ऊपर गिरता है। जैसे डिमांड होगी वैसे इसका मूल्य ऊपर जाएगा, जैसे डिमांड कम होगी नीचे जाएगा। तो इसमें उतार चढ़ाव होता रहेगा। आपके पास जो मुद्रा है, जो पैसा है, उसमें उतार चढ़ाव, ठीक है, नहीं होगा, इतना उतार चढ़ाव नहीं होगा। व्यापक उपयोग किसी भी देश की वित्तीय स्थिरता के लिए इसका जोखिम है। बड़े पैमाने पर यदि आपने इसका उपयोग किया तो वित्तीय जोखिम बढ़ सकता है, किसी भी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कह रहा हूँ, और अर्थव्यवस्था इससे बर्बाद भी हो सकती है। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। तो आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि हमने 5 न्यूज़ को कवर किया है और ये 5 न्यूज़ एक आध न्यूज़ पिछले सप्ताह के आप देखेंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, उन सभी न्यूज़ को कवर किया गया है। इसी तरह से हर सप्ताह जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर हैं उनको मैं लेकर के आऊँगा और आप लोगों से डिस्कस करूँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करेंगे। आप सभी के कमेंट और शेयर का इंतज़ार रहेगा, ख़ास करके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।